हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ माइंड योर इकोनॉमिक्स, जहाँ पे हम तैयारी करते हैं एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम की। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा पेपर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पास आ चुका है। केवल 3 से 4 दिन रह गए हैं आपके एग्ज़ाम को। तो अब हम तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 की, जिसमें मैं आज की वीडियो में आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड। अभी तक हम कुछ यूनिट्स जो मेन यूनिट्स हैं, जिसमें मैं आप सबको कहती हूँ कि आप 5 में से 5 स्कोर कर सकते हो, ऐसे यूनिट्स को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जो कि आपकी यूनिट्स हैं मैथमेटिकल रीजनिंग की, लॉजिकल रीजनिंग की, रिसर्च एप्टीट्यूड की और कम्युनिकेशन की। आज मैं आप सबके साथ जो है वीडियो जो है वो शेयर कर रही हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर। तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल आता है, आपकी बेसिक नॉलेज के ऊपर आता है। आप किस तरीके से सोचते हैं, एक टीचिंग एनवायरनमेंट कैसे आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको इस चीज़ की थोड़ी बहुत जानकारी भी है ना, तो भी आप आराम से ये वाला पेपर जो है निकाल सकते हो। आराम से इससे 3 से 4 क्वेश्चंस जो है वो आप ठीक कर सकते हो। अगर आपको 5 में से 5 क्वेश्चंस ठीक करने हैं तो उसका तरीका भी मैं आपको बताने वाली हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो अगर आप चाहते हो कि आपके सभी क्वेश्चंस ठीक हो जाएं टीचिंग एप्टीट्यूड के, तो आप ये जो 50 क्वेश्चंस हैं इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन तक आपको जो है नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे इस वीडियो में, तो आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। तो अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए, जो कि मेरा प्रॉमिस हमेशा रहता है, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। So the organized bodies of information stored in memory that bias the way new information is interpreted, stored and recalled is known as। वो कह रहे हैं कि जो ऑलरेडी आपके पास आपकी मेमोरी के अंदर चीज़ें जो पहले से ही बनी हुई हैं, जो चीज़ पहले से ही इंफॉर्मेशन आपकी मेमोरी के अंदर है, वो एक बायस क्रिएट करती हैं जब आप किसी नई इन्फॉर्मेशन को गेन करते हो। किस वे में बायस क्रिएट करती हैं कि आप नई इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से स्टोर करोगे, किस तरीके से उसे इंटरप्रेट करोगे, किस तरीके से उसे रिकॉल करोगे। तो जो आपके पास ऑलरेडी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है, वो आपकी न्यू इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने में, रिकॉल करने में, स्टोर करने में जो है एक बायस क्रिएट कर रही है। तो उस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज को या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को आप क्या कहते हैं, वो पूछ रहा है। सो दैट इज़ नोन एज स्कीमा। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स, यानी कि ये दिसंबर 2023 में क्वेश्चन आया था। ये इससे पहले या तो जून 2023 में आया है क्वेश्चन, या फिर उससे पहले वाले अटेम्प्ट में आया है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको अपनी पिछली किसी एक वीडियो में भी करवा चुकी हूँ। वहीं से मैंने जो है नोट्स भी लिए थे। एक सेकंड में नोट्स जो है उसको ओपन कर देती हूँ। मैं आई गेस मैं ओपन करना भूल गई उसको। मैं नोट्स भी ओपन कर देती हूँ आपको। तो ये जो है स्क्रीनशॉट मैंने लिया है अपने पुराने ही नोट्स में से, जो मैं ऑलरेडी आप सबके साथ एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड पे। सो स्कीमास की बात किसने करी है? स्कीमास का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं पियाजे। पियाजे ने क्या कहा है? That Piaget claimed that knowledge cannot simply emerge from sensory experience. Some initial structure is necessary to make sense of the world. वो कह रहे हैं कि आप सीधे नई इंफॉर्मेशन को अपने सेंसरी एक्सपीरियंस से नहीं गेन कर सकते। आपके पास कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इनिशियल नॉलेज होना ज़रूरी है। According to Piaget, children are born with a very basic mental structure on which all subsequent learning and knowledge are based। वो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो जो छोटा बच्चा होता है अपने साथ एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज लेकर ही आता है। उसके पास एक बेसिक मेंटल स्ट्रक्चर होता है, एक बेसिक नॉलेज होती है, जो उसकी एडवांस होती चली जाती है जब वो एक ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर बॉर्न होता है जहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन का लोड है। ठीक है, तो वो पियाजे ने जो है इस कॉन्सेप्ट को दिया था, स्कीमास का कॉन्सेप्ट दिया था। तो स्कीमास कुछ नहीं है, सिंपली आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो आपके पास वर्ल्ड में आने से पहले जो आपके पास नॉलेज होती है, दैट इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज या फिर स्कीमास। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following are the components of pedagogical analysis of teaching and learning? तो pedagogy क्या होता है या pedagogical teaching learning क्या होती है? जब आप टीचर सेंटर्ड अप्रोच को यूज़ करते हो। ठीक है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच क्या है? जब आप टीचर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हो, जिसमें टीचर का रोल एक्टिव रहता है और लर्नर का रोल जो है वो पैसिव रहता है, जिसमें जो टीचर है वो लेक्चर्स दे रहा है, वही हर चीज़ फ्रेम कर रहा है आपके लिए, आपसे वो टेस्ट वगैरह ले रहा है। लेकिन जो लर्निंग प्रोसेस है आपकी, जो लर्नर है आपका, जो स्टूडेंट है आपका, वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर कुछ खास जो है रोल प्ले नहीं कर रहा। दैट इज़ पेडागोजिकल स्टाइल ऑफ टीचिंग लर्निंग।
तो अब यहाँ पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट फॉर्मुलेशन तो होगा ही, आपको क्या पढ़ाना है आपको पहले से ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा। सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड मटेरियल, आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे, कौन सा मटेरियल यूज़ करोगे, यहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा। कंटेंट एनालिसिस, कैसा कंटेंट आपको प्रोवाइड करना है, आपके कंटेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये भी आपको करना पड़ेगा। सिलेक्शन इवैल्यूएशन डिवाइसेस, बच्चों को किस तरीके से इवैल्यूएट करना है, कौन कौन से टेस्ट आपको लेने हैं, इवैल्यूएटिव टेस्ट होते हैं, समेटिव होते हैं, फॉर्मेटिव होते हैं, उस पे बेस भी अभी क्वेश्चन आएगा तो हम उस पर भी बात करेंगे। तो इवैल्यूएशन डिवाइसेस भी आपको देखने पड़ते हैं। तो ये सारे के सारे जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो पेडागोजिकल एनालिसिस के हैं, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट की फॉर्मुलेशन भी करनी पड़ेगी, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कंटेंट क्या आपको प्रोवाइड करना है, फिर जब कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है तो किस तरीके से बच्चों को इवैल्यूएट करना है, चेक करना है, तो सारे आपके आ जाएंगे। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट्स आपको दो दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, इन टीचर सेंटर लर्निंग द टीचर गिव्स अप द ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग रोल एंड चूजेज इंस्टेड द रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर हु फोकस ऑन स्टूडेंट्स फीलिंग। नहीं, तो ये गलत है। आपके दो सेंटर मेथड्स होते हैं, टीचर सेंटर मेथड्स होते हैं और एक लर्नर सेंटर मेथड्स होते हैं। टीचर सेंटर मेथड क्या है, जो मैंने अभी आपको समझाया, जिसमें टीचर का रोल एक्टिव होता है, स्टूडेंट का कोई रोल नहीं होता है आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। सब कुछ ही डिसाइड कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है। लर्नर सेंटर मेथड क्या होता है, जिसमें लर्नर को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो डिसीजन मेकिंग कर सके, यानी कि यहाँ पर जो आपकी टीचिंग हो रही है वो लर्नर के लिए हो रही है, लर्नर को ही एकदम सेंटर पर रखा गया है, यानी कि यहाँ पर जो लर्नर का रोल है वो एक्टिव होता है, वो टीचर के साथ डिस्कस कर सकता है, वो टीचर से डाउट्स पूछ सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट तो गलत हो जाएगा, क्योंकि टीचर के जब टीचर फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहा है तो वो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच हो जाती है, टीचर सेंटर्ड नहीं होती। फैसिलिटेटर का क्या मतलब है, सिर्फ हेल्प करना, सिर्फ हेल्प वो लर्नर सेंटर्ड मेथड्स में करते हैं। यहाँ पर तो जो रोल यूज़ करता है टीचर, वो अथॉरिटेरियन का करता है। ठीक है, अथॉरिटेरियन या डिक्टेटर कह सकते हो आप, डिक्टेटर कह सकते हो आप। Next is learner centered method. The teacher attempts to see the world as the students see it, creating an atmosphere of empathetic communication. तो बिल्कुल ठीक है, लर्नर सेंटर मेथड में टीचर कोशिश करता है कि वो लर्नर के व्यू पॉइंट से देखे एनवायरनमेंट को, लर्नर के व्यू पॉइंट से देखे वर्ल्ड को, और एक एम्फेथेटिक कम्युनिकेशन जो है वो बना के रखे, यानी कि टीचर जो है स्टूडेंट्स के शूज़ में अपने आप को रखे और देखे कि वहाँ से वर्ल्ड कैसा दिखता है और उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाए। सो सेकेंड स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सो आपका है थर्ड ऑप्शन। आगे देखते हैं, द एबिलिटी टू जनरेट अनयूजुअल येट appropriate responses to problems or question is known as convergent। अब देखो मैंने यहाँ पे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग की आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, उसको हम रीड कर लेते हैं एक बार, गिव मी अ सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर आपको कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग दोनों के बीच में ही वो डिफरेंस दिया गया है। सो सबसे पहला डिफरेंस क्या है, दैट कन्वर्जेंट थिंकिंग में फोकस ऑन डिराइविंग द सिंगल बेस्ट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका एक बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना इज कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है, जब आप एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हो। ठीक है, तो कन्वर्ज करने का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट पर आ जाना। तो आप क्या कह रहे हो, एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन। डाइवर्जन का मतलब क्या होता है, एक दिशा से भटक जाना। ठीक है, तो यानी कि आप एक सॉल्यूशन के एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, दैट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट आपकी लीनियर होती है, लॉजिकल होती है, करेक्ट होती है और एक्यूरेट होती है, क्योंकि एक ही आंसर है तो लॉजिकल भी आंसर होगा, वो एक्यूरेट आंसर भी होगा, कंप्लीट आंसर भी होगा। डाइवर्जेंट में आपकी क्रिएटिव आंसर्स होते हैं और आपको और क्या क्या वेज मिल सकते हैं, और क्या क्या वेज मिल सकते हैं आपको किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, वो सिखाती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है ना, बच्चे का दिमाग खोलती है कि आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सिर्फ रट्टा मारकर मत सीखो, आप खुद से उसके क्रिएटिव वेज ढूंढो कैसे आप उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे एक करेक्ट आंसर यूज़ करने के लिए आप कन्वर्जेंट थिंकिंग यूज़ करते हो, यहाँ पे आप वेरियस पॉसिबल आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं उसके लिए डाइवर्जेंट थिंकिंग को आप यूज़ करते हो।
देन कन्वर्जेंट थिंकिंग में आप क्या क्या यूज़ करते हो, स्ट्रक्चर्ड मेथड्स यूज़ करते हो, लाइक MCQs यूज़ करोगे, आप फैक्चुअल रिकॉल की फैक्ट क्या था, वो फैक्ट क्या था उस चीज़ के बारे में आप रिकॉल करोगे। देन डाइवर्जेंट थिंकिंग में आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हो, यानी कि पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चंस पूछते हो। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, जब आप बच्चों को सोचने के लिए मजबूर करते हो, आप कहते हो कि सोचो, सोच के नए नए आइडियाज़ बताओ, आपको क्या लगता है इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो यहाँ पर आप एनालिटिकल स्किल्स को यूज़ करते हो, लॉजिक को यूज़ करते हो। डाइवर्जेंट थिंकिंग में आप क्रिएटिविटी और इनोवेशन का यूज़ करते हो कि नई चीज़ें आपको ढूंढनी है, रिसर्च करनी है, रिसर्च इज़ क्रिएटिव। नेक्स्ट है आपका इवैल्यूएशन, तो आंसर्स जो है आपके करेक्टनेस के ऊपर बेस्ड होते हैं, यानी कि आपको किस चीज़ पे चेक किया जाएगा कि आपका आंसर कितना ठीक है। यहाँ पे आपके आंसर्स को चेक किया जाता है कि वो कितने ओरिजिनल है और लोगों से कितने हटके आपके सॉल्यूशंस हैं। एग्जाम्पल्स क्या है, जब आप मैथ्स का प्रॉब्लम यूज़ करते हो, तो मैथ्स तो देखो ऐसा सब्जेक्ट है जो इतना रिस्ट्रिक्टेड है कि आप उसका एक ही सॉल्यूशन निकाल कर दे सकते हो। लेकिन जब आप एसे लिख रहे हो या जब आप आर्टिकल राइटिंग कर रहे हो या रिसर्च पेपर लिख रहे हो, वहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, तो वहाँ पे आप डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज़ करते हो। देन टीचर सेंटर फोकस, अच्छा सेंटरनेस किसकी होती है, द कन्वर्जेंट में टीचर सेंटर होता है आपका, और डाइवर्जेंट में स्टूडेंट सेंटर होता है। आउटकम, यहाँ पे आपका जो आउटकम आएगा वो एकदम परफेक्ट, एकदम डेफिनेटिव आंसर आएगा, यहाँ पे आपके मल्टीपल आंसर्स आ जाएंगे। क्लासरूम में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, क्विज हो सकती हैं, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के टास्क हो सकते हैं, यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन के ऊपर, जो हमारा मेन क्वेश्चन है। चलिए, so the ability to generate unusual yet appropriate responses to problem or question is known as convergent thinking। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। convergent thinking क्या होती है आपकी, अनयूजुअल नहीं होती है, वो अनयूजुअल नहीं होगी, यानी कि वो यूजुअली होता है, एक ही आपको आंसर निकालना है जो उसका आंसर है, जो उसका करेक्ट आंसर है, तो आप ये तो गलत हो जाएगा कन्वर्जेंट में। एबिलिटी टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्सेज दैट आर बेस्ड प्राइमरीली ऑन नॉलेज एंड लॉजिक, तो नॉलेज और लॉजिक पे जो बेस्ड होती है वो कन्वर्जेंट वाली होती है ना, यही हमने पढ़ा था यहाँ पर। अगर आप देखोगे कहाँ गया हमारा, लॉजिक के ऊपर बेस्ड, ये देखो ये रहा, लॉजिक पे बेस्ड कौन सी है हमारी, कन्वर्जेंट वाली है, डाइवर्जेंट वाली नहीं है, ठीक है। सो ये भी गलत है, तो दोनों स्टेटमेंट्स गलत हो जाएंगी, सेकंड आंसर बन जाएगा आपका। फिर अब इस पे चलते हैं नेक्स्ट पे। नो टेस्ट, अभी असर्शन रीजनिंग वाला है। नो टेस्ट प्रोवाइड्स अ परफेक्ट पिक्चर ऑफ अ स्टूडेंट्स एबिलिटीज़ एंड स्किल, वो कह रहे हैं कि कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं है जो किसी भी स्टूडेंट की एबिलिटी और स्किल्स को एकदम परफेक्टली दिखा सके, तो बिल्कुल ठीक है ये वाली स्टेटमेंट। कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं बना है जो किसी भी इंसान की सभी पोटेंशियल्स को अच्छे से जज कर सके। अ टेस्ट इज ओनली अ स्मॉल सैम्पल ऑफ अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस, बिल्कुल कोई भी टेस्ट अगर आप किसी बच्चे का ले रहे हो तो वो उसकी पूरी परफॉर्मेंस का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। आप उस बच्चे की पूरे पोटेंशियल को एक टेस्ट के ऊपर जज नहीं कर सकते हो, तो दोनों ही ठीक है, दोनों ठीक है। लेकिन आप देखो क्या ये इसका रीज़न है, सो रीज़न के लिए आप क्या लगाते हो, बीच में एक बिकॉज लगाते हो। तो रीड करो, नो टेस्ट प्रोवाइड्स अ परफेक्ट पिक्चर ऑफ अ स्टूडेंट्स एबिलिटी एंड स्किल्स बिकॉज अ टेस्ट इज ओनली वन स्मॉल सैम्पल ऑफ अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। तो बिल्कुल ठीक लग रहा है ये, एक टेस्ट जो है एक स्टूडेंट की परफेक्ट पिक्चर नहीं दिखा सकता, क्योंकि जो एक टेस्ट होता है वो उसकी पूरी परफॉर्मेंस का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता है। तो बिल्कुल ठीक, आपका आंसर क्या बैठेगा, फर्स्ट बैठ जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक अच्छे टेस्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। तो आपका टेस्ट क्या होना चाहिए, आपका टेस्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर आपका टेस्ट ऑब्जेक्टिव है यानी कि उसमें बायसनेस नहीं है, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव होता है उसमें बायसनेस आ जाती है, उसमें अब आप अगर आपके स्टूडेंट्स के साथ व्यू पॉइंट्स मैच करते हैं आप उसको ज़्यादा नंबर दे सकते हो। अगर उसके साथ आपके व्यू पॉइंट्स मैच नहीं करते लेकिन उसके व्यूज़ भी ठीक हैं तो आप उसको कम मार्क्स भी दे सकते हो, तो बायसनेस आ जाएगी। इसलिए ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए, टेस्ट जो है आपका ठीक होना चाहिए, ये नहीं कि आपने कुछ गलती क्वेश्चंस पूछ लिए हैं वहाँ पर। कॉम्प्रीहेंसिवनेस क्या है, टेस्ट के अंदर आपकी हर एक चीज़ जो है वो इंक्लूड होनी चाहिए। अगर आप जैसे
फॉर एग्जांपल अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स का बच्चों से टेस्ट लेते हो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की हर एक एस्पेक्ट को वो कवर करना चाहिए, ठीक है, जो भी सिलेबस है उसको अच्छे से कवर करना चाहिए, उसका कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। डायग्नोस्टिसिटी क्या है कि जो भी आप बच्चे से डायग्नोस करना चाहते हो, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करना चाहते हो या उसकी स्ट्रेंथ को डायग्नोस करना चाहते हो, वो अच्छे से उसमें पता चलना चाहिए। यानी कि ऐसा टेस्ट होना चाहिए जिससे उस बच्चे की प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई कर सकें कि उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है इस टॉपिक से रिलेटेड। प्रिडिक्टेबिलिटी क्या होनी, सॉरी नॉट प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं, प्रैक्टिकेबिलिटी क्या है, जो आप टेस्ट बना रहे हो वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर तो ठीक है लेकिन रियल लाइफ के अंदर उसकी कोई इम्प्लीकेशंस है ही नहीं, तो प्रैक्टिकल होना चाहिए आपका जो टेस्ट है। तो बिल्कुल ठीक, सारे ठीक है इसमें, तो सेकेंड ऑप्शन। आगे चलते हैं। The memory for general knowledge and facts about the world as well as memory for the rules of logic that are used to deduce other fact is known as। अब देखो यहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी आपको दे दिया है, यहाँ पर इसको हम रीड कर लेते हैं। हाँ ये ना। सो सीमेंटिक मेमोरी क्या होती है? सीमेंटिक मेमोरी इज अ टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी दैट इन्वॉल्व्स द स्टोरेज ऑफ जनरल नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड सच एज फैक्ट, कॉन्सेप्ट्स एंड मीनिंग्स। तो यानी कि जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड आपकी नॉलेज होती है या जो जनरल लेवल से रिलेटेड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो आपकी मेमोरी होती है उसे आप क्या कहते हो? सीमेंटिक मेमोरी कहते हो। तो जीके से रिलेटेड जो है उसको आप सीमेंटिक मेमोरी कहते हो। टेम्परेरी मेमोरी क्या है? जिसको आप शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहते हो, जो आपकी सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही एक्टिव रहती है जो मेमोरी, ठीक है। सो इट्स कैपेसिटी इज टू होल्ड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन एन एक्टिव रेडिली एक्सेसिबल स्टेट ऑफ फॉर अ शॉर्ट पीरियड, टिपिकली सेकेंड्स टू मिनट्स। वो कह रहे हैं जैसे अगर आपने किसी इंसान से बात करी है, फर्स्ट टाइम बात करी है और उसका आपने नाम जाना है, जैसे जो यूजुअली होता है, मेरे साथ तो वैसे कम होता है लेकिन टीचर्स के साथ होता है। जैसे वो क्या करते हैं, फर्स्ट जब क्लास होती है तो बच्चों से सबके नाम पूछने लग जाते हैं। अब पहले दिन ही आपको सारे नाम याद नहीं होने वाले हैं, है ना। तो ये कैसी मेमोरी है? आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, टेम्पररी मेमोरी है, कि उस टाइम जब बच्चे आपको नाम बताएंगे आपको लगेगा हाँ आपको याद हो रहे हैं, लेकिन जब आप अगले दिन आओगे तो फिर से आपको सबके नाम भूले होंगे या एक आधे का ही नाम आपको याद रहा होगा। तो दैट इज़ टेम्पररी मेमोरी। टेम्पररी मेमोरी क्या है? जब आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन या किसी ऐसी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा टाइम के लिए ही याद रख पाते हो। नेक्स्ट है आपका आइकॉनिक मेमोरी। आइकॉनिक मेमोरी क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ सेंसरी मेमोरी दैट होल्ड्स विजुअल इन्फॉर्मेशन फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड, टिपिकली लेस देन अ सेकेंड। इट अलाउज द विजुअल सिस्टम टू रिटेन एन इमेज और अ सीन बिफोर इट डिसअपीयर्स। वो कह रहे हैं आइकॉनिक मेमोरी क्या है? जिसको आप अपनी आंखों के अंदर बसा कर रखा है और वो जो मेमोरी है वो कुछ टाइम के लिए ही रहने वाली है। यानी कि आपने किसी चीज़ को देखा, वो आपको 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए याद रही, उसके बाद आप उसको भूल गए। दैट इज़ आइकॉनिक मेमोरी। जनरल मेमोरी जो है आपकी, इसको आप सिंपल मेमोरी भी कहते हो। इट एनकम्पासेस ऑल मेमोरी प्रोसेसेस। हर तरीके की मेमोरी प्रोसेस इसमें आती है। एनकोडिंग हो या स्टोर करना हो किसी चीज़ को, या रिट्रीव करना हो यानी कि फिर से याद करना हो उस इंफॉर्मेशन को। इट इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी सच एज सेंसरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। यानी कि इसके अंदर आपकी ये सारी की सारी जो मेमोरीज हैं वो आ जाती हैं। आइकॉनिक भी आ जाएगी, टेम्पररी भी आ जाएगी और सीमेंटिक भी आ जाएगी। अब यहाँ पे उसने कौन सी पूछी थी? देखो जनरल नॉलेज वाली पूछी थी, तो जनरल नॉलेज वाली कौन सी आपकी? सीमेंटिक मेमोरी है। नेक्स्ट है कार्ल रॉजर्स इज अ प्रोपोनेंट ऑफ नॉन डायरेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग। रॉजर्स एक्सटेंडेड टू एजुकेशन हिज व्यू ऑफ थेरेपी एज अ मोड ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर आपको मैंने कार्ल रॉजर्स का मॉडल जो है वो दे दिया है। तो कार्ल रॉजर्स का मॉडल क्या है? एक तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग के ऊपर फोकस करता है या फिर लर्नर सेंटर्ड लर्निंग के ऊपर ये फोकस करता है, जिसमें ये इम्पोर्टेंस किसको देता है? स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस को देता है। यानी कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर है ये आपका जो मॉडल है, ठीक है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में बिलीव करता है, यानी कि जो स्टूडेंट है वो सीखता है अपने एक्सपीरियंसेस से, ठीक है। जब वो एक चीज़ को करेगा, जब वो लर्निंग बाय डूइंग जिसको हम कहते हैं, जब एक जो बच्चा है जब वो किसी काम को करेगा, उसकी प्रैक्टिस करेगा, उससे जो भी उसके एक्सपीरियंसेस होंगे उससे वो सीखने वाला है अपनी लाइफ में। इस पर फोकस करता है कार्ल रॉजर्स का मॉडल। किस पे फोकस कर रहा है? लर्नर पे फोकस कर रहा है। फैसिलिटेटिव टीचिंग, यानी कि यहाँ पे टीचर आपका फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा, डिक्टेटर की तरह काम नहीं करेगा और या अथॉरिटेरियन की तरह काम नहीं करेगा। वो हेल्प करेगा स्टूडेंट की सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट है नॉन डायरेक्टिव अप्रोच। तो नॉन डायरेक्टिव अप्रोच क्या होती है? जब टीचर्स जो हैं
वो डायरेक्ट नहीं करते हैं स्टूडेंट्स को, वो सिर्फ हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम आए तो उनको थोड़ी सी हेल्प कर सके, उनकी मदद कर सके, लेकिन एक आपको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड करते वो कि हाँ ऐसे 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 आपको काम करना है, कोई एक सिस्टम वो आपको प्रोवाइड नहीं करते, आपको खुद से ही अपने एक्सपीरियंस से एक सिस्टम बनाना पड़ता है। नेक्स्ट है पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो टीचर और लर्नर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो पॉजिटिव होता है काफ़ी ज़्यादा, यानी कि उनके बीच में कोई नेगेटिविटी क्रिएट नहीं होती है, वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी कि जो स्टूडेंट है वो लर्न करता है अपने एक्सपीरियंसेस से, प्रैक्टिस करके सीखता है। नेक्स्ट है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट का क्या मतलब है कि जो लर्नर है वो खुद ही अपने आप को असेस करता है, खुद ही देखता है कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है और उसके अकॉर्डिंगली फिर मॉडिफिकेशंस करता है अपनी लर्निंग में, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर कार्ल रॉजर्स का मॉडल। अब देखते हैं वो क्या कह रहा है। कार्ल रॉजर्स इज द प्रोपोनेंट ऑफ नॉन डायरेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, नॉन डायरेक्टिव ही है, यहाँ पर हमने देखा भी अभी एक फीचर में नॉन डायरेक्टिव था, ये रहा नॉन डायरेक्टिव अप्रोच। रॉजर्स एक्सटेंडेड टू एजुकेशन हिज व्यू ऑफ थेरेपी एज अ मोड ऑफ लर्निंग। तो बिल्कुल हमने यही पढ़ा है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, लर्निंग के ऊपर उसने ज़्यादा फोकस किया है। तो दोनों स्टेटमेंट्स आपकी क्या हैं, ठीक है। सो फर्स्ट आपका आंसर बैठ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लर्निंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। वो कह रहे हैं जो लर्निंग है उसे हम सोशल कंस्ट्रक्ट की तरह भी कंसीडर करते हैं। अब सोशल कंस्ट्रक्ट का क्या मतलब है कि सोशली भी कंस्ट्रक्ट की जाती है लर्निंग, यानी कि आप सोसाइटी से भी सीखते हो बहुत सारी चीज़ों को, अपने पेरेंट्स से सीखते हो, अपने फ्रेंड्स से सीखते हो, अपने पीयर्स से सीखते हो, सबसे सीखते हो, अपने टीचर्स से सीखते हो, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सीखते हो, अपने नेबर्स से सीखते हो, नॉर्मल सोसाइटी में स्ट्रेंजर से भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। तो ये सब क्या है, लर्निंग जो है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। सोशल कंस्ट्रक्ट इज करेक्टराइज बाय डेवलपमेंट ऑफ सोशली डिज़ायर्ड बिहेवियर। वो कह रहे हैं कि सोशल कंस्ट्रक्ट जो है उसमें आपकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो सोशल कंस्ट्रक्ट है उसमें सोशली डिज़ायर्ड बिहेवियर जो है वो आपका निकल कर आता है, यानी कि जो सोसाइटी चाहती है वैसा आपका बिहेवियर हो जाता है। तो बिल्कुल ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक होती है। सोशल कंस्ट्रक्ट होने से का क्या मतलब है, जैसा सोसाइटी चाहेगी उस तरीके का आप बिहेवियर करने लगेंगे। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट है आपको कुछ डोमेन्स दिए गए हैं टीचिंग के, टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के, और आपको कंपोनेंट दिए गए हैं उन डोमेन्स के, आपको मैच करना है। तो प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, तो प्लानिंग एंड प्रिपरेशन का क्या हो जाएगा, सेटिंग इंस्ट्रक्शनल आउटकम्स। अगर आप प्लान कर रहे हो तो किस चीज़ की प्लानिंग करोगे, अपने इंस्ट्रक्शनल आउटकम्स की प्लानिंग करोगे कि जो भी आपको पढ़ाना है उससे क्या आउटकम निकल कर आना चाहिए। देन इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन क्या है, जब आप स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करोगे, जब आप किसी स्टूडेंट को बताओगे, उससे बात करोगे, उसको इंस्ट्रक्ट करोगे। क्लासरूम एनवायरनमेंट, क्लासरूम एनवायरनमेंट क्या है, जब आप अपने स्टूडेंट्स के लिए एक कल्चर जो है वो लर्निंग का डेवलप कर दो, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टिव होना चाहिए या कोलैबोरेटिव होना चाहिए, या फिर दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर होनी चाहिए। प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो रिफ्लेक्टिंग ऑन टीचिंग, आपकी प्रोफेशनल जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एज अ टीचर वो भी आपको रिफ्लेक्ट करनी है टीचिंग के अंदर। तो इसको अब आप मैच करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट, the learning in which a new behavior is acquired but is not demonstrated until reinforcement is provided। तो इसका मतलब क्या है, वो लर्निंग जिसमें आपने कोई नया बिहेवियर सीखा है, कोई नया बिहेवियर आपने लिया है, लेकिन आप उसको तब तक नहीं दिखाएंगे जब तक आपको कुछ रीइंफोर्समेंट ना दी जाए, आपको कोई स्टिमुलस ना प्रोवाइड किया जाए, आपको कुछ फ़ायदा ना दिखाया जाए। तो उस लर्निंग को आप क्या कहते हैं, लेटेंट लर्निंग कहते हैं। लेटेंट का मतलब ही खुद यही होता है, खाली पड़े रहना, ठीक है। लेटेंट का मतलब होता है कि जो चीज़ आपकी एक्टिवली वर्क नहीं कर रही है। तो लेटेंट लर्निंग कौन सी है, वो बिहेवियर जिसको आपने एक्वायर तो कर लिया है लेकिन आप उसको दिखाओगे नहीं जब तक आपको कोई ना कोई फ़ायदा ना मिले, कोई रीइंफोर्समेंट ना मिले उसको दिखाने के लिए। नेक्स्ट है, अ टीचर वांट्स टू असेस student performance and wants to give immediate feedback, which software you will select for assessment। तो यहाँ पे मैंने आपको सॉफ्टवेयर्स की भी लिस्ट दे दी है, यहाँ पर आपको अलग जितने भी सॉफ्टवेयर आपके पूछे गए थे पेपर में उन सब की मैंने आपको दे दी है यहाँ पर लिस्ट, वेयर इट इज़।
जैसे अब यहाँ पे पैगलेट है, पैगलेट के ऊपर भी अलग से क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया है, तो पैगलेट का मैंने यहाँ पर दे दिया है, इसको तो अभी पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर मैंने अलग से आपको सारे दे दिए रहे, देखो पैगलेट भी इसके अंदर भी है यहाँ पर। सो माइंड मीस्टर पे क्वेश्चन है, एक्स माइंड पे है, बुक क्रिएटर, प्रोटेगन, स्क्रीन कास्टोमेटिक, एड मोडो, डुओलिंगो, फ्लिप ग्रिड, एड पजल, वैकलेट, पिक्सटन, नियरपॉड क्विजेस, ये सारे के सारे आपके पिछली बार पेपर में आए थे, तो आप इन सबको रीड कर सकते हो इस नोट्स में से। ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इन सबको रीड कर लीजिएगा। बाकी इस क्वेश्चन की जहाँ तक बात है, तो उसने पूछा है टीचर जो है वो एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को असेस करना चाहता है, चेक करना चाहता है और फटाफट उन्हें फीडबैक देना चाहता है, तो वो कौन से क्या कहते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकता है, तो उसके लिए वो यूज़ कर सकता है कहूट को। ठीक है, कहूट के अंदर आप इंटरेक्ट कर सकते हो अपने स्टूडेंट्स के साथ, उन्हें फीडबैक दे सकते हो। नेक्स्ट क्विजेस के अंदर आप उनको फीडबैक दे सकते हो। तो ये दो आपके ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे टीचर अपने स्टूडेंट को फीडबैक प्रोवाइड कर सकता है और उनकी परफॉर्मेंस को असेस कर सकता है यूजिंग क्विजेस या जो भी उनका असेसमेंट का प्रोसीजर है उसके हिसाब से। अब ये जो तीनों हैं आपके एनीमेकर, प्लॉटेगन, स्क्रीन कास्टोमेटिक, ये सब वीडियो रिप्रेजेंटेशन के लिए हैं। ठीक है, वीडियो प्रेजेंटेशंस के लिए, जब आपको वीडियोस वगैरह शेयर करनी होती है या ऑडियोज शेयर करनी है, ये उन सब चीज़ों के लिए है। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को असेस नहीं कर सकते हो, लेकिन मटीरियल प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, बाकी इन सब की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको नोट्स में दी गई है, आप पढ़ लेना। चलो नेक्स्ट है, एज पर ड्यूईज vision of learning, learners should demonstrate their knowledge through creativity and collaboration. According to Piaget, learning is independent of the development stages of learner. तो मुझे देखने से इनके आंसर जो हैं वो वैसे पता चल रहे हैं, बट हम इनको रीड कर लेंगे अच्छे से। तो पियाजे की थ्योरी, जॉन डीवी की थ्योरी बहुत बार पेपर में आई है, तो हम इनको एक बार देख लेते हैं क्या है। तो पियाजे की जो थ्योरी है उसमें उसने 4 तरीके की स्टेजेस की बात करी है, जो स्टेजेस हैं SPCF। ये मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर भी पढ़ाया है, क्योंकि बहुत कॉमन सा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन हर बार आता है। सो SPCF क्या है? पियाजे की स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कि एक जो बच्चा है वो किस तरीके से अपनी नॉलेज को डेवलप करता है। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेज होती है उसकी सेंसरी मोटर की, जब वो 0 से 2 साल के बीच का होता है। ठीक है, जब वो पैदा हुआ उससे 2 साल के बीच तक का जो उसका पीरियड है। देन प्री ऑपरेशनल कौन सा है? जो 2 से 7 साल का एक बच्चा है। नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो 7 से 11 साल का बच्चा है। और फॉर्मल ऑपरेशनल, जो 11 से बड़े साल का बच्चा है। अब ये सारे बच्चे क्या करते हैं? 2 साल तक का बच्चा क्या करता है? 2 से 7 साल का, 7 से 11 साल का, 11 से बड़े साल का। अभी हमको स्पेसिफिकली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये हम सबको पता है, हम सब ने बच्चों को देखा है और हम खुद भी बच्चे रहे हैं, तो हमें पता है कि कौन सी रेंज का जो बच्चा है किस तरीके से बिहेव करता है नॉलेज के रिस्पेक्ट में। तो आपको ये सब कुछ इतना इन डिटेल पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। आप रैंडमली भी अगर पेपर में जाओगे तो आप इनका आंसर सही कर सकते हो। ठीक है, बस हर चीज़ को रट्टा मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत कॉमन नॉलेज के ऊपर बेस्ड होती हैं, स्पेशली टीचिंग एंड कम्युनिकेशन। ये दोनों यूनिट्स जो हैं आपकी, ये बिल्कुल आपकी कॉमन नॉलेज के ऊपर बेस्ड हैं। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो इनके आंसर्स आप ठीक कर सकते हो। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम जॉन डीवी पर। तो जॉन डीवी का जो मॉडल है उसे हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मॉडल भी कहते हैं। ये किस पे फोकस करता है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जो अभी मैंने बताया, एक्सपीरियंस से बच्चा सीखता है। और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करने पे फोकस करता है, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स क्या होती हैं कि क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में उसको पता होना चाहिए। उसे इंक्वायरी करना आना चाहिए। इंक्वायरी करने का क्या मतलब है? क्वेश्चंस पूछे वो बच्चा। सो फर्स्ट क्या है इसमें? लर्निंग एंड डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग क्या है? जब वो बच्चा काम करके खुद से सीखेगा, तभी वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से चीज़ों को समझ पाएगा, लर्न कर पाएगा। एक्सपीरियंशियल लर्निंग हम ऑलरेडी देख चुके। डेमोक्रेटिक एजुकेशन क्या है? जहाँ पे आपका जो टीचर है वो पैसिव रोल दिखाए, वो फैसिलिटेटर की तरह काम करे, एक डिक्टेटर की तरह काम ना करे। देन क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंक्वायरी। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि सही गलत दोनों चीज़ों के ऊपर ध्यान दे और इंक्वायरी करे, क्वेश्चंस पूछे, डाउट पूछे। इंटीग्रेटेड करिकुलम, जो आपका करिकुलम है वो भी इंटीग्रेटेड होना चाहिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स को वो कंबाइन करके बना होना चाहिए। ठीक है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या होती है? कि जो स्टूडेंट है, जो भी उसने सीखा है, जो भी उसने एक्सपीरियंसेस गेन करे हैं, उसको वो रियल लाइफ में रिफ्लेक्ट भी कर सके। देन
टीचर्स रोल एज अ गाइड, तो टीचर जो है वो गाइड की तरह है, फैसिलिटेटर की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। चलो अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। सो एज पर डूइज विजन ऑफ लर्निंग, लर्नर शुड डेमोन्स्ट्रेट देयर नॉलेज थ्रू क्रिएटिविटी एंड कोलैबोरेशन। तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है तो बच्चों को क्रिएटिविटी का मौका मिलता है और कोलैबोरेट करके साथ में मिलकर काम करने का मौका मिलता है। अकॉर्डिंग टू पियाजे लर्निंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेवलपमेंट स्टेजेस। तो ये गलत है। अभी हमने पढ़ा पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हैं आपकी डेवलपमेंट के लिए, एक लर्नर की डेवलपमेंट के लिए, SPCF सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और लास्ट एकदम से मेरे दिमाग से निकल गया, दैट इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, सो SPCF है आपकी। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट इज राइट, सेकंड इज इनकरेक्ट, सो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। The non-directive model of teaching nurtures students rather than controlling the sequence of learning। non-directive model कौन सा होता है? जिसमें टीचर फैसिलिटेटर की तरह काम कर रहा है, आपको डिक्टेटर की तरह काम नहीं कर रहा, हर चीज़ एक सीक्वेंस में वो आपको नहीं बता रहा है, पूरा सिस्टम आपको नहीं दे रहा है, आपको खुद से सीखने का मौका दे रहा है। तो बिल्कुल ठीक है, जो नॉन डायरेक्टिव मॉडल होता है वो स्टूडेंट को नर्चर करता है, वो उसको आगे बढ़ने में मौका देता है और उसकी लर्निंग को सीक्वेंस में बांध नहीं देता कि पहले तुझे ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर वो पढ़ना है। नहीं, स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट लर्नर बनाने के ऊपर फोकस करता है, तो ये ठीक है। In the non-directive model of teaching, the teacher's role is that of a facilitator who has counseling relation with student and who guides in their growth and development। तो बिल्कुल ठीक है, नॉन डायरेक्टिव मॉडल जो होता है वहाँ पे टीचर जो है फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, डिक्टेटर की तरह काम नहीं करता और स्टूडेंट्स के साथ काउंसलिंग करता है, उनकी हेल्प करता है और उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी फोकस करता है। तो दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है, फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। In Charlotte Danielson's framework for teaching, the domain of planning and preparation has the following components। तो यहाँ पे शार्लेट डेनियल्सन जो है उनकी थ्योरी भी मैंने दे दी है, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। So Charlotte Danielson framework of teaching is widely recognized model designed to promote effective teaching practices। कि आपकी जो effective teaching practices हैं कि किस तरीके से आप अपनी teaching को better कर सकते हो, किस तरीके से आप learning को और ज़्यादा improve कर सकते हो students की, उस पर focus करता है। तो यहाँ पे आपके कुछ डोमेन्स दिए गए हैं, 4 डोमेन्स जो हैं शार्लेट डेनियल्सन ने दिए हैं अपनी थ्योरी में। So the framework is divided into 4 key domains, each encompassing various components that outline specific aspect of teaching। तो यही आपको पूछा गया है किसी एक डोमेन का, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन डोमेन का उसने आपसे कंपोनेंट्स पूछे हैं, तो वही हमको देखने हैं यहाँ पर। सो फर्स्ट कौन सा है? डोमेन 1 ही है आपका, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। सो it focuses on the teacher's ability to design coherent instruction and demonstrate knowledge of content and pedagogy। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर वो टीचर की एबिलिटी पे फोकस करते हैं कि वो किस तरीके से अपने इंस्ट्रक्शंस को बनाता है और किस तरीके से जो भी उसको नॉलेज है, जो भी उसके पास कंटेंट है, उसको किस तरीके से वो अच्छे तरीके से बच्चों तक पहुँचाता है। Components include setting instructional outcomes, understanding students, selecting appropriate resources and designing assessment। वो कह रहे हैं components क्या क्या हैं? एक तो setting instructional outcomes, के outcomes क्या होने वाले हैं, जो भी वो पढ़ाएगा उसके conclusions क्या रहने वाले हैं, final क्या मिलेगा बच्चों को उससे, understanding the students, students को किस तरीके से समझना है, selecting appropriate resources, क्या resources होने चाहिए बच्चों को अच्छे से समझाने के लिए, and designing assessments, यानी कि बच्चों को जो भी सीखा है उन्होंने उसको कैसे असेस करना है। तो इसी से हमारा निकल जाना चाहिए वैसे तो आंसर यहाँ पर। सबसे पहला क्या है? ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल स्पेस, तो इसकी तो बात की नहीं गई है यहाँ पर। सेटिंग इंस्ट्रक्शनल आउटकम बिल्कुल, स्टूडेंट असेसमेंट बिल्कुल, कंटेंट एंड पेडागोजी को डेमोन्स्ट्रेट करना बिल्कुल ठीक है, और लोगों बच्चों के लिए रिसोर्सेज को डेमोन्स्ट्रेट करना। तो ये आपके 4 उन्होंने कंपोनेंट दिए थे, ये चारों आपके ठीक हो जाएंगे। सो आपका आंसर क्या बैठेगा? B, C, D एंड E। पर हम बाकी के भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर ये वाला फर्स्ट पूछा है तो बाकी डोमेन्स भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट डोमेन क्या है? क्लासरूम एनवायरनमेंट। तो क्लासरूम एनवायरनमेंट क्या है? इट एम्फसाइजेज द क्रिएशन ऑफ अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, कि आपने जो भी लर्निंग करवानी है बच्चों को वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में करवानी है, यानी कि बच्चों को वहाँ पर अच्छा फील होना चाहिए पढ़ते टाइम, ऐसा ना हो कि उनको डर लगे आपसे। इट इंक्लूड्स मैनेजिंग क्लासरूम प्रोसीजर। तो क्लासरूम प्रोसीजर्स आपको देखने हैं किस तरीके से आप अपनी क्लास को चला रहे हो, उसके तौर तरीके। एक सेकेंड,
देन एस्टैब्लिशिंग अ कल्चर फॉर लर्निंग, कि आपका कल्चर कैसा है लर्निंग का, वो आपको डिसाइड करना है। मैनेजिंग स्टूडेंट बिहेवियर, स्टूडेंट किस तरीके से बिहेव करेगा आपकी क्लास में, उसको अच्छे से मैनेज करना है। ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल स्पेस टू सपोर्ट लर्निंग, जो आपका यहाँ पे फर्स्ट था फिजिकल स्पेस वाला, ये आपकी सेकेंड डोमेन है, ठीक है ना। ये भी अब हमको पता चल गया यहाँ से आगे का पढ़ने से कि सेकेंड डोमेन में आता है आपका फिजिकल स्पेस सेटअप करना बच्चों के लिए। डोमेन 3 है इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन किससे रिलेटेड है, आपकी डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शन से, कि जो भी आप बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, वो कैसी होनी चाहिए। तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली विद द स्टूडेंट्स, अच्छे तरीके से बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना, क्वेश्चनिंग को यूज़ करना, आप भी क्वेश्चंस पूछो, बच्चे भी आपसे क्वेश्चंस पूछे, डिस्कशन करना बच्चों के साथ, एंगेजिंग द स्टूडेंट्स इन लर्निंग, बच्चों को एंगेज करना अपनी लर्निंग प्रोसीजर के अंदर, यूजिंग असेसमेंट इन इंस्ट्रक्शन, जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो उसको भी असेस करना, एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस, यहाँ पर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक रिजिड वे में पढ़ा रहे हो, बच्चे के अकॉर्डिंगली आपको अपने आप को चेंज भी करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लास्ट डोमेन इज प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इसके अंदर आपका क्या है, इट परटेन्स टू टीचर्स प्रोफेशनल बिहेवियर आउटसाइड ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो टीचर की और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं पढ़ाने के अलावा, उसमें क्या क्या है, रिफ्लेक्टिंग ऑन टीचिंग, तो टीचिंग में रिफ्लेक्ट करना, जिससे आपको क्वेश्चन आया था अभी यहाँ पर हमने देखा था ना, मैच किया था, जो हमने मैचिंग टाइप वाला क्वेश्चन था यहाँ पर अभी हमने किया, ये रहा। बट प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या आ गया, रिफ्लेक्टिंग ऑन टीचिंग। अच्छा देखो अब आप ध्यान से, ये सारा ही आपका शार्लेट वाला ही मॉडल है, ठीक है ना, शार्लेट वाला ही मॉडल है ये। प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, इंस्ट्रक्शन, क्लासरूम एनवायरनमेंट, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे ही उसके डोमेन्स है ना। ये देखो, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, क्लासरूम एनवायरनमेंट, इंस्ट्रक्शन, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्वेश्चन भी आपका इसी से रिलेटेड था। देन मेंटेनिंग एक्यूरेट रिकॉर्ड्स सही से बनाना, कम्युनिकेटिंग विद फैमिलीज़ के साथ कम्युनिकेट करना बच्चों की, पार्टिसिपेटिंग इन प्रोफेशनल कम्युनिटी, जो आपकी टीचिंग कम्युनिटी है उसके अंदर पार्टिसिपेट करना, खुद प्रोफेशनली अपने आप को ग्रो और डेवलप करना और प्रोफेशनलिज्म दिखाना, ठीक है। तो ये आपके क्या है, सारे के सारे 4 डोमेन हैं जिसके ऊपर आपके मेनली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। Which collaborative ICT tool allows user to create digital bulletin board to share and gather information? तो आप एक जब जिसमें डिजिटल बोर्ड यूज़ कर सकते हो इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, दैट इज़ पैगलेट। पैगलेट के ऊपर आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अलग से भी दिया है आपको पैगलेट के ऊपर इन्फॉर्मेशन, उसको हम रीड कर लेते हैं। एक सेकेंड। So Padlet is a platform in which you can create a single or multiple walls that are able to house all the posts you want to share, from videos and images to documents and audios. It is literally a blank slate. It is collaborative tool allowing you to involve students, others, teachers and even parents and guardians, ठीक है। तो Padlet एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सिंगल या मल्टीपल स्लेट्स जो है वो शेयर कर सकते हो, चाहे आप वीडियो शेयर करना चाहते हो, चाहे इमेजेस शेयर करना चाहते हो, चाहे ऑडियो शेयर करना चाहते हो, चाहे डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहते हो, सब आप शेयर कर सकते हो। ये एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप फैमिलीज़ को भी इन्वॉल्व कर सकते हो, स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स को भी और दूसरे टीचर्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in round robin cooperative learning strategy students work together to achieve a common goal or complete a task। तो बिल्कुल ठीक है, जो राउंड रॉबिन का कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी है वो क्या है कि स्टूडेंट साथ में काम करें और एक जो उनका कॉमन गोल है उसको अचीव करें साथ में मिलके। In group investigation cooperative learning strategy, student takes turns in sharing their ideas, thoughts और solution within their group। तो ऐसा नहीं है, टर्न्स नहीं लेते हैं, वो एक ग्रुप वर्क है, वो एक कोऑपरेटिव लर्निंग है, ठीक है। सब लोग मिलके काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वहाँ पे टर्न्स नहीं ली जाती हैं। जिसको भी जो आइडिया आएगा वो उसी टाइम पर शेयर करेगा। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन में सब लोग साथ में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर इशू को, तो सब लोग मिलके ही आइडियाज़ को शेयर करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे, मतलब बारी बारी से नहीं करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ राइट, सेकेंड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, तो सेकेंड सही हो जाएगा आपका। अब ये क्वेश्चन भी आपका इस बार मैंने बहुत देखा है कि स्वयं प्रभा के चैनल नंबर से रिलेटेड, ठीक है। तो स्वयं प्रभा के चैनल कौन से चैनल पे
कौन से चैनल का क्या नाम है और कौन से चैनल पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार आ चुका कि स्वयं प्रभा क्या है, या स्वयं प्रभा पे कितने DTH चैनल्स हैं, 34 चैनल्स हैं। अब वो आपसे विद इन द चैनल भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो चैनल है, ये जो चैनल नंबर है, इसका नाम क्या है, या ये जो चैनल नंबर है इस पर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो इसकी भी मैंने आपको जो है यहाँ पर स्लाइड्स दे दी हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर दे दिया है, देखो यहाँ पर स्वयं प्रभा की मैंने आपको सारे जितने भी चैनल्स हैं 34 चैनल्स, देखो 34 चैनल्स हैं, यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है कि कौन से चैनल पे कौन सा सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाया जाता है। तो आप इसको देख सकते हो, आसानी से आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे उसने पूछा है कौटिल्य जो 7th चैनल है वो कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स को पढ़ाता है। तो यहाँ पे देखो कौटिल्य जो है सबसे पहले किस फील्ड के लिए फेमस है। कौटिल्य जो आपके बहुत ही फेमस हमारे लाइक इंडियन जो हमारी फ़िलॉसफी है उसके अंदर काफ़ी फेमस नाम है कौटिल्य का। तो जो कौटिल्य है वो फेमस है इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए उनका नाम जो है वो जाना जाता है। तो आप कौटिल्य जो है उससे रिलेटेड और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके, कॉमर्स है और फाइनेंस है, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और फाइनेंस अगर आपको नहीं भी पता होता कि ये जो चैनल है इस पर कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं तो नाम से भी समझ सकते थे। कौटिल्य जो है इकोनॉमिक्स के लिए फेमस है, तो इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और फाइनेंस जो है इसके ऊपर पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे ACD आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्ट्रैटेजी ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग स्टूडेंट्स आर सेपरेटेड इनटू एन इनर एंड आउटर सर्कल। इन द इनर सर्कल स्टूडेंट्स हैव अ डिस्कशन एंड स्टूडेंट्स इन द आउटर सर्कल लिसन टू द डिस्कशन। वो कह रहे हैं ऐसा कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग की स्ट्रैटेजी है जिसमें आप स्टूडेंट्स को 2 सर्कल के अंदर डिवाइड कर देते हो। जो अंदर स्टूडेंट्स हैं वो तो डिस्कशन करते हैं और जो बाहर स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे बैठ के लिसन करते हैं, यानी कि सुनते हैं कि क्या आपकी जो डिस्कशन है वो चल रही है। तो इसको हम फिश बोल मेथड कहते हैं, ठीक है। तो ये फिश बोल की तरह है एक, यानी कि इसके अंदर आपके कुछ फिशेस वगैरह हैं। ये आपका बोल की जो अंदर वाली सर्कमफ्रेंस होती है, ये बोल की बाहर वाली सर्कमफ्रेंस है। तो बोल की तरह दिखता है, इसलिए हम इसको फिश बोल मेथड जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल। तो ये सारे जितने भी मॉडल्स यहाँ पे दिए गए हैं ये सब मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, इनके मटेरियल भी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। तो मटेरियल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा पुरानी वीडियोस का। अगर पुरानी वीडियो देखनी है तो आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएंगी। आप पिछली बारी का जो प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हो, ठीक है, उसमें जाके आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा ये। जून 2023 के लिए मिलेगा, क्योंकि दिसंबर 2023 के लिए मैंने कोई भी वीडियो नहीं शेयर करी थी। तो जून 2023 का जो मिलेगा आपको उसमें सारे के सारे आपको मॉडल्स मिल जाएंगे, उसको आप पढ़ लीजिएगा ज़रूर से, ठीक है। चलो अब बात आती है कि इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल आपके इनमें से कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सेल्फ अवेयरनेस मॉडल नहीं है। गैगने का इंफॉर्मेशन नाम में ही इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल तो है ही। देन स्क्यूमैन का मॉडल जो है आपका वो भी क्या है, इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल है। और जेरम ब्रूनर का जो आपका मॉडल है वो भी इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट का मॉडल है। तो आपका आंसर क्या बैठेगा, B, C and D। Which ICT tool allows users to organize and curate content from various sources such as website, article and videos? ऐसा कौन सा ICT tool है जिसको आप अलग अलग सोर्सेज से, यानी कि वेबसाइट से या किसी आर्टिकल से या किसी वीडियो से कंटेंट लेके उससे एक नया कंटेंट बना सकते हो। यानी कि किसी वेबसाइट से आपने कुछ ले लिया, किसी वीडियो से आपने कुछ ले लिया, किसी आर्टिकल से आपने कुछ ले लिया और अपना ही एक नया कंटेंट बना लिया। तो ऐसा कौन सा ICT टूल है जो ये चीज़ करने में आपकी हेल्प करता है? वैकलेट आपकी हेल्प करता है ऐसा बनाने में, ठीक है। आगे देखते हैं। The process of comparing a student's performance against his or her previous performance is called ipsative assessment। तो बिल्कुल ठीक है। ipsative assessment क्या होती है? जब आप एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को उसकी पिछली परफॉर्मेंस के साथ आप कंपेयर करते हो। यहाँ पे देखो आपका लिखा भी हुआ है स्वमानक मूल्यांकन। स्वमानक यानी कि खुद से जो आप असेसमेंट कर रहे हो, ipsative assessment। यहाँ पे इंग्लिश अगर आपको ipsative का मतलब नहीं समझ आ रहा था तो यहाँ हिंदी से समझ में आ जाएगा। Authentic assessments are assessment procedures that test skills and abilities as they would be applied in real life situations। तो बिल्कुल ठीक है। आपकी असली असेसमेंट्स कौन सी होती हैं? असली असेसमेंट्स आपकी ऐसी होती हैं, एक सेकेंड, असली
असेसमेंट्स आपकी ऐसी होती हैं जो बच्चों की स्किल्स को, उनकी एबिलिटीज़ को चेक कर सकें कि वो रियल लाइफ सिचुएशंस में कितना हद तक उन चीज़ों को अप्लाई कर पा रहे हैं। तो दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो ये सारी ही आपकी एक सेकेंड, हाँ, सारी ही आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है। ये डिक्लेरेटिव, प्रोसीजरल, एपिसोडिक, सीमेंटिक, ये सारी ही आपकी क्या है, ABCD लॉन्ग टर्म मेमोरीज हैं। अब ये सारी लॉन्ग टर्म मेमोरीज मैंने आपको यहाँ पर समझा दी हैं, यहाँ पर कहीं पर मैंने नोट्स में दे के इनको आप पढ़ सकते हो, मतलब मैं ही आपको करवा देती हूँ लॉन्ग टर्म मेमोरीज। एक सेकेंड, ये रहा। सो लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है? लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी दो में डिवाइड होती है, एक एक्सप्लिसिट या फिर डेक्लेरेटिव मेमोरी, एक इम्प्लिसिट या फिर नॉन डेक्लेरेटिव मेमोरी। ठीक है, तो इसमें से एक तो क्लियर हो गया सीधा सीधा, फर्स्ट वाला डेक्लेरेटिव। तो डेक्लेरेटिव में भी आपकी दो आती हैं मेमोरीज। फर्स्ट क्या है, एपिसोडिक, और दूसरी सीमेंटिक। तो सीमेंटिक तो हम पढ़ चुके हैं, जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड होती है। एपिसोडिक मेमोरी कौन सी होती है? जो आपकी एक एपिसोडिक में वर्ड देखे ना, एपिसोड, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा एपिसोड हुआ है, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, या आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ हुई है, तो आप कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन आई है ऐसी, तो वो आपको याद रहती है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो दैट इज़ एपिसोडिक मेमोरी। नेक्स्ट है आपका इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट में सबसे पहला है प्रोसीजरल मेमोरी। प्रोसीजरल मेमोरी कौन सी होती है? जिसमें आप अपनी मोटर स्किल्स या एक्शंस से सीखते हो चीज़ों को, जो आपको, यानी कि जैसे अगर आपने कार चलानी सीख ली है, या आपने लैपटॉप चलाना सीख लिया है, तो जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी स्किल्स, कोई भी आप जो सीखते हो, वो आपकी प्रोसीजरल मेमोरी में जाता है। प्राइमिंग। प्राइमिंग क्या है? enhanced ability to identify or process a stimulus due to a prior exposure to the same or similar stimulus। किसी चीज़ को समझ जाना क्योंकि आपने पहले से ही ऐसी कोई चीज़ के साथ आपका पाला पड़ा हुआ है, तो दैट इज़ प्राइमिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी थी? पैवलव ने दी थी। इवान पैवलव की जो थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग की, वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है? जब एसोसिएशन हो जाती, जब मेमोरी आपकी जो है वो एसोसिएशंस के साथ चलती है, यानी कि चीज़ों को लिंक करके चलने लग जाती है बिटवीन द स्टिमुली एंड द एक्शन। ठीक है, तो यानी कि जब आप किसी को कोई स्टिमुलस प्रोवाइड करते हो, या अगर आप किसी को एक पर्टिकुलर सिचुएशन में डाल देते हो, तो वो उस सिचुएशन से रिलेट करने लगता है चीज़ों को। जैसे इवान पैवलव ने दिया था डॉग का एग्जाम्पल। वो क्या करता था, जब भी उसको खाना देता था अपने कुत्ते को, तो एक घंटी बजाता था। तो जब भी वो घंटी बजाता था, कुत्ते के मुंह से क्या निकलता था? सलाइवा निकलता था। तो एक दिन उसने क्या किया, ऐसे ही बहुत दिनों तक किया उसने, जब भी खाना देता था उससे पहले घंटी बजाता था। तो उसने क्या कर दिया, वहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग लगा दी, एक कंडीशन कर दिया कि जब भी बेल बजेगी उसको खाना मिलेगा। तो एक दिन उसने उसको खाना नहीं दिया, सिर्फ बेल बजाई, खाना नहीं दिया, सिर्फ बेल बजाई, तो भी उस कुत्ते का क्या था? सलाइवा निकलने लग गया था, क्योंकि उसकी एक कंडीशनिंग हो चुकी थी कि जब भी बेल बजेगी उसको खाना मिलेगा। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो योर लॉन्ग टर्म मेमोरी का टाइप। तो ये सारे आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरीज हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैनल 4। चैनल 4 का क्या नाम है? जहाँ पे आपको सोशल साइंस, एजुकेशन, साइकोलॉजी, होम साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाए जाते हैं, दैट इज सारस्वत। ठीक है, सारस्वत पे आपको पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस लर्निंग। अब लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स आपको यहाँ पर बताने हैं कौन कौन से हैं। तो लर्नर्स लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट मोटिवेशन, बिल्कुल ठीक है। लर्नर की क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होंगे जो उसकी लर्निंग को इम्पैक्ट करेंगे? स्टूडेंट के फैक्टर्स, तो बिल्कुल उसकी एस्पिरेशन क्या है लाइफ में, वो क्या अचीव करना चाहता है, उसकी क्या मोटिवेशन है, वो डिटर्मिन करेंगी। लर्नर्स रेडीनेस एंड विल पावर, उसकी विल पावर कैसी है वो भी डिटर्मिन करेगी। उसका बेसिक पोटेंशियल क्या है, कि वो उसकी कॉमन चीज़ क्या है जो वो कर सकता है। लर्नर्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, तो बिल्कुल उसकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ कैसी है वो भी डिटर्मिन करेगी उसकी लर्निंग को। पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड बिहेवियर ऑफ टीचर, नहीं, टीचर का बिहेवियर कैसे डिटर्मिन करेगा कि वो बच्चा आप किस तरीके से लर्न करेगा? नहीं, लर्नर रिलेटेड फैक्टर नहीं है, वो टीचर रिलेटेड फैक्टर है। तो लास्ट वाला हट जाएगा बस आपका ई, तो जिसमें भी ई है वो हटा दो, सेकेंड ऑप्शन ठीक हो गया। चलो, A teacher's belief that he or she can reach even the most difficult students and help them learn is called, वो कह रहा है टीचर का एक बिलीव कि वो समझता है कि वो सबसे ज़्यादा मुश्किल स्टूडेंट्स के पास भी जाके उनकी हेल्प कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं टीचर सेंस ऑफ एफिकेसी। टीचर्स की जो सेंस ऑफ एफिकेसी है वो होती है कि उसका जो बिलीफ है, उसका जो ये सेंस है कि वो किस तरीके से एक डिफ़िकल्ट बच्चे को भी, यानी कि ऐसा स्टूडेंट जिसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है, उसकी भी मदद कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये
एक और ICT टूल के ऊपर आपका क्वेश्चन आ गया है। सो फ्लिप ICT टूल अलाउज यूजर्स टू रिकॉर्ड एंड शेयर शॉर्ट वीडियो रिस्पॉन्सेज। तो ठीक है, वीडियो रिस्पॉन्सेज के लिए ही फ्लिप यूज़ होता है। इट इज़ यूज फॉर वीडियो डिस्कशंस एंड प्रेजेंटेशन। तो दोनों ठीक है आपकी स्टेटमेंट्स। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में भी मैंने दे रखा है आपको वहाँ पर। इन जिगजॉ ईच स्टूडेंट in a group is expected to specialize in one aspect of learning task। वो कह रहे हैं जिगजॉ के अंदर जैसे आपका जिगजॉ पजल होता है ना, जिगजॉ पजल क्या होता है कि एक हिस्सा पजल का होता है, ऐसे आपका हिस्सा होता है, देन यहाँ पर आपका दूसरा हिस्सा जो है वो जुड़ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका एक हिस्सा होगा, ठीक है, फिर दूसरा हिस्सा इस तरीके का है, देन यहाँ पर आपका उससे इक्विवेलेंट पजल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक हिस्सा जिगजॉ पजल में होता है। तो यहाँ पे भी एक जिगजॉ जो आपका ICT टूल है, वहाँ पे जो पूरा ग्रुप है उसमें से हर एक स्टूडेंट को हर एक लर्निंग टास्क में एक लर्निंग टास्क के अंदर स्पेशलाइज होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये वाला जो जिगजॉ पजल है वो एक स्टूडेंट के पास है, ये वाला दूसरे के पास है, ये वाला तीसरे के पास है, ये चौथे के पास है। ऐसे ही हर एक लर्निंग टास्क जो है उसका एक आस्पेक्ट जो है उसमें स्पेशलाइज करना पड़ेगा हर एक बच्चे को। The major focus of the group investigation strategy is on the development of inquiry skill। तो बिल्कुल ठीक है, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल होता ही इसलिए है कि आप इंक्वायरी करना सीखें, आप क्वेश्चनिंग करना सीखें। तो दोनों स्टेटमेंट्स ही ठीक हैं आपकी, फर्स्ट बोथ आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। Implicit memory and explicit memory। Implicit memory refers to intentional और conscious recollection of information। I guess मैंने implicit और explicit के बीच में भी यहाँ पर आपको कुछ दिया है ज़रूर इंफॉर्मेशन। अच्छा, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट तो यही रही आपकी मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी कौन सी है, जो आपकी एपिसोडिक या सीमेंटिक मेमोरी है। इम्प्लिसिट कौन सी है, जो आपकी प्रोसीजरल, प्राइमरिंग या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग वाली मेमोरी है, ठीक है। आप देखो मेमोरी से रिलेटेड भी कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जा रहे हैं। सो इम्प्लिसिट मेमोरी रेफर्स टू इंटेंशनल और कॉन्शियस रिकलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इम्प्लिसिट का मतलब ही ये होता है जो ऑलरेडी आपके पास मेमोरी में है, इसको आप फिट नहीं कर रहे हो, ठीक है। जैसे आपकी जनरल नॉलेज होती है, जनरल नॉलेज को आप क्या करते हो, अपने दिमाग में डालते हो डेलिबरेटली, ठीक है। फैक्ट्स को आप डालते हो अपने दिमाग में डेलिबरेटली, या कोई भी एपिसोड जब होगा, एक्सपीरियंस होगा या वो इवेंट होगा तभी आपके दिमाग में जाएगा। इम्प्लिसिट मेमोरी क्या होती है, आपको पता भी नहीं चल रहा लेकिन वो आपकी मेमोरी में जाए जा रही है चीज़। जैसे वो क्लासिकल कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट था, कुत्ते को पता भी नहीं चल रहा था कि उसकी मेमोरी में ये जा रहा है कि जब बेल बजेगी तब उसको खाना मिलेगा। तो दैट इज़ इम्प्लिसिट। तो इम्प्लिसिट में इंटेंशनल कुछ नहीं होता, वहाँ पे अनइंटेंशनल है। Explicit refers to the memories people are not consciously aware of but can affect their subsequent performance and behavior। तो ये भी गलत हो गया, यहाँ पे आप कॉन्शियसली ही अटेन करते हो इस मेमोरी को, तो ये दोनों आपस में उल्टे लिखे हुए हैं, ठीक है। दिस इज इम्प्लिसिट एंड दिस इज एक्सप्लिसिट, तो दोनों गलत है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। स्क्यूमेन्स मॉडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ, अभी हमने पढ़ा था स्क्यूमेन का जो मॉडल है वो कैसा मॉडल है, इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग का कौन सा इसके अंदर आपका बेनिफिट नहीं है। सो इम्प्रूव मेमोरी रिटेंशन, बिल्कुल माइंड मैपिंग नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि एक इस तरीके का मैप बना देना। माइंड मैप होता क्या है, माइंड मैप आपका होता है कि आपका जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है या जो आपका बड़ा कॉन्सेप्ट है उसको आप एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के अंदर ले आओ, ठीक है, छोटे से फॉर्म के अंदर उसको ले आओ, जहाँ पर आप क्या कर रहे हो, इस तरीके की फिगर्स वगैरह बना देते हो, ऐसे बादल बना देते हो, उसमें छोटे छोटे करके इन्फॉर्मेशन को लिख लेते हो, ठीक है, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आप ऐसे बना लेते हो। तो दैट इज़ माइंड मैपिंग। तो मेमोरी रिटेंशन आपकी बढ़ती है क्योंकि आपको याद रहेगा कि हाँ किस तरीके से मैंने डिवाइड किया था अपनी एंटायर प्रोसीजर को। एनहांसिंग क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, बिल्कुल क्रिएटिविटी आपकी बढ़ती है, स्ट्रेस कम होता है, एंजाइटी नहीं होती है आपको, क्योंकि छोटे प्रोपोर्शन के अंदर आपको बड़ा कॉन्सेप्ट याद हो जाता है। मेकिंग इन्फॉर्मेशन मोर डिफिकल्ट, नो, इन्फॉर्मेशन आपकी ईजी हो जाती है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ, क्योंकि यहाँ पे उसने नॉट अ बेनिफिट ही पूछा था। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, ये आपकी बेनिफिट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अडोलेसेंट लर्नर। तो मैंने अडोलेसेंट लर्नर आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी पढ़ाया था, अडोलेसेंट और अडल्ट लर्नर्स। यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ सकते हो। बाकी इसकी जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे लर्नर जो है वो टीचर पे डिपेंडेंट होता है। अडोलेसेंट लर्नर क्या है, ऐसा लर्नर जो आपका 18 से कम उम्र का बच्चा है, ठीक है।
तो और अडल्ट लर्नर्स कौन से होते हैं? जो 18 से ऊपर के साल का बच्चा, यानी कि कॉलेज, जो आपके कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, 18 से कम वाले जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं। तो एडोलेसेंट लर्नर्स जो होते हैं वो टीचर पे ही डिपेंड करते हैं हर काम के लिए। टीचर पढ़ाएगा तो वो पढ़ेंगे, टीचर होमवर्क देगा तो वो काम करेंगे, टीचर टेस्ट लेगा तो वो उसके लिए पढ़ना शुरू करेंगे और टेस्ट देंगे। अडल्ट लर्नर्स जो होते हैं वो खुद से ही अपना हर काम करते हैं, जैसे कि आप सब हैं। तो यहाँ पर आपको कोई टीचर फोर्स नहीं कर रहा है पढ़ने के लिए, मैं आपको यहाँ पे फोर्स नहीं कर रही हूँ पढ़ने के लिए, आप खुद से ही वीडियो देख रहे हो क्योंकि आप अपनी लाइफ में कुछ अकम्प्लिश करना चाहते हो। तो दैट इज़ अडल्ट लर्नर। यहाँ पे लर्नर की एक्सपीरियंस का क्या रोल होता है? तो एडोलेसेंट के अंदर यहाँ पे लर्नर के एक्सपीरियंस का कोई खासा रोल नहीं होता क्योंकि टीचर जो है वो एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। लेकिन अडल्ट लर्नर्स के अंदर यहाँ पे लर्नर का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा काम आता है, और टीचर का जो एक्सपीरियंस है वो इतना ज़्यादा यहाँ पे काम नहीं आता क्योंकि जो लर्नर है वो खुद से सीख रहा है। ओके, अब हम इसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट लर्नर? नहीं है। दे हैव यूनिफॉर्मिटी इन देयर फिजिकल डेवलपमेंट, तो नहीं, फिजिकल डेवलपमेंट उनकी यूनिफॉर्म नहीं होती है बच्चों की। दे हैव स्टेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट, नहीं, उनके अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं बने हैं अभी, ये अडल्ट लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक है। देन दे ऑफन एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स एंड इमोशनल टर्मोइल, तो ये तो उनका है, मूड स्विंग होते हैं बच्चों को। दे हैव हाई होप्स एंड एस्पिरेशंस फॉर देयर फ्यूचर, तो हाई होप्स एंड एस्पिरेशंस बच्चों की नहीं होती है। दे हैव इंक्रीज पीयर ग्रुप प्रेशर, तो बिल्कुल पीयर ग्रुप प्रेशर भी उनको होता है। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा गया था कि कौन सी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है एडोलेसेंट लर्नर की? तो आंसर क्या बैठेगा? ए, बी एंड डी। ए, बी एंड डी आपका बैठना चाहिए यहाँ पर। आंसर आपका दिया गया है 4, ए एंड बी। अच्छा, सो दे हैव हाई होप्स एंड एस्पिरेशंस फॉर देयर फ्यूचर, ये भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक है एडोलेसेंट लर्नर की। तो एडोलेसेंट लर्नर जो है उसकी भी हाई होप्स रहती है अपने फ्यूचर को लेके। जो अडल्ट लर्नर्स हैं उसकी भी हाई होप्स रहती हैं अपने फ्यूचर को लेकर, एंड आई गेस अडल्ट लर्नर्स की ज़्यादा रहती है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ इसके बारे में अगर मेंशन हो तो ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन है नहीं वैसे तो, पर चलो ठीक है। ए एंड बी जो है वो आपका आंसर बैठ जाए क्योंकि ए, बी एंड डी कहीं पर भी नहीं दिख रहा हमको, है ना। तो ए एंड बी ही हमारे को सबसे ज़्यादा यूजफुल लग रहा है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेशनल कोऑर्डिनेटर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इन स्वयं? तो स्वयं के आप में NCTE का नहीं है रोल, इन सब का रोल है, तो ये सारे हो जाएंगे BCDE, सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब इन सब की जो फुल फॉर्म्स हैं वो भी आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग? टीचिंग का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? टू हेल्प स्टूडेंट्स टू बिकम बेटर थिंकर, तो ये तो ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चे बेटर थिंकर बने। टू फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अमंग स्टूडेंट, बिल्कुल बच्चों को ये सिखाना कि किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। टू फॉलो अ रिजिड टीचिंग प्लान, ये नहीं होता ऑब्जेक्टिव कि आपको एक ही टीचिंग प्लान जो आपने सोच लिया है बिल्कुल उसी पे ही फोकस करना है, आपको बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होना, ऐसा नहीं होता। To help learner adjust his perceptions to reality, attaining harmony between internal and external experiences, बच्चे को ये चीज़ समझने में हेल्प करना कि जो उसकी इंटरनल फीलिंग्स हैं और जो आपका मार्केट कहने वाली थी, जो आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके बीच में कितना डिफरेंस है, बच्चे को ये चीज़ समझाना कि उसकी जो परसेप्शंस है रियलिटी को लेके और जो एक्चुअल रियलिटी है उसमें कितना फ़र्क है। तो बिल्कुल ठीक है, ये भी होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या बैठ जाएगा? थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगी क्योंकि नॉट ऑब्जेक्टिव पूछा था। आगे है, एड पजल इज़ अ टूल यूज फॉर माइंड मैपिंग इन द एजुकेशन। वो बोल रहे हैं कि एड पजल जो है वो माइंड मैपिंग के लिए यूज़ होता है, तो बिल्कुल गलत है। एड पजल जो आपका है वो क्विजेज वगैरह टाइप के लिए यूज़ होता है। माइंड मीस्टर इज़ अ टूल यूज फॉर क्रिएटिंग इंटरैक्टिव वीडियोज इन एजुकेशन, तो ये आपका यूज़ होता है किसके लिए? माइंड मैपिंग के लिए, माइंड मीस्टर। तो ये भी गलत हो गया, आंसर आपका सेकेंड हो जाएगा। स्वयं प्रभा कोर्सेज आर ब्रॉडकास्टेड ऑन टीवी, बिल्कुल ठीक है। मूक्स आर ओनली अवेलेबल इन इंग्लिश, गलत। यहाँ पे 99% रूल भी लग रहा है आपका, ठीक है। ओनली वर्ड आ गया है एक्सट्रीम वाला, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जानी थी। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। ये इंग्लिश में नहीं है, आपकी अलग अलग लैंग्वेजेस में हो सकता है। नेक्स्ट है आपके इवैल्यूएशन के टाइप्स। तो मैंने कहा था ये अभी क्वेश्चन आएगा, तो इवैल्यूएशन समझ लेते हैं हम कितने टाइप की होती है। ये भी मैंने बहुत बार आपको करवाया है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है ये आपका। चलो, इवैल्यूएशन सबसे पहले तो इवैल्यूएशन आपकी कब कब हो सकती है? एक तो पढ़ाने से पहले, एक पढ़ाते हुए, एक पढ़ाने के
बाद 3 तरीके की इवैल्यूएशन हो सकती है। तो पढ़ाने से पहले कैसे होगी इवैल्यूएशन? प्लेसमेंट टेस्ट से ये पता करना कि जो बच्चा है वो इस पोजीशन के लिए ठीक है या नहीं, यानी कि एंट्रेंस टाइप। जब आप किसी बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो एक कोर्स में आके उसमें फ़िट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उस कोर्स के लिए वो फिट है या नहीं, एंट्रेंस टेस्ट जब आपके होते हैं वो प्लेसमेंट टेस्ट होते हैं। ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन पढ़ाते हुए कौन कौन से हो सकते हैं? तो फॉर्मेटिव टेस्ट आपके एफ फेज यानी कि आपके यूनिट टेस्ट या जो सेमेस्टर के बीच में आपके जो टेस्ट होते रहते हैं, वीकली टेस्ट जो होते हैं, ये फॉर्मेटिव टेस्ट है। अब ये किस लिए किए जाते हैं? कंटेंट की मास्टरी के लिए, कि आप कंटेंट को अच्छे तरीके से समझ जाओ। रेपिटेटिव होते हैं, कॉन्टीन्यूअस होते हैं, बार बार किए जाते हैं। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट किस लिए होते हैं? कि बच्चे को कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। आफ्टर द इंस्ट्रक्शन यानी कि पढ़ाने के बाद एक टेस्ट होता है जिसे आप सम्मेटिव टेस्ट कहते हो। सम्मेटिव टेस्ट क्या होता है? एसेज आपके जो फाइनल टेस्ट होता है। तो ये किस लिए होता है? ये आपको ग्रेड करने के लिए होता है, देखने के लिए होता है कि आपने कितना समझ लिया, आपके लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो पूरे हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं। एंड ऑफ द कोर्स के अंदर ये लिया जाता है। तो अब इसको देख लेते हैं हम लोग। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन टू मॉनिटर लर्निंग प्रोसेस नहीं, टू नो द अंडरलाइंग कोर्स नहीं, टू नो द एंट्री बिहेवियर। देखो यहाँ पे मैंने वर्ड भी लिखा था आपका यहाँ पे एंट्री बिहेवियर, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले PYQ में आ चुका है। और टीचर्स कहते हैं कि पेपर 1 में रिपीट नहीं होते क्वेश्चंस, बिल्कुल रिपीट होते हैं। तो PYQs करने का यही फ़ायदा है आपको, एक तो कॉन्सेप्ट्स पता चल जाते हैं और एक क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो रिपीट हो जाए, अगर आपके पूरे पेपर में से 2 क्वेश्चन भी रिपीट हो गए तो 4 नंबर मिल गए ना आप, तो फिर क्या बुराई है। नेक्स्ट प्लेसमेंट क्या है? एंट्री। फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन क्या है? टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग। तो बिल्कुल ठीक है, फॉर्मेटिव FA क्यों लिया जाता है? देखने के लिए कि आप ड्यूरिंग द कोर्स कितना सीख रहे हैं। सम्मेटिव जो है वो बच्चे को सर्टिफाई करने के लिए कि उसने एक एकेडमिक ईयर में इस प्रोग्राम में इतना स्कोर कर लिया है। डायग्नोस्टिक क्या है? जब बच्चे की वीकनेस आपको आइडेंटिफाई करनी होती है। चलो तो इनको आप मैच कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है वो दिया गया है कि जो रिसर्च है उसमें पता चला है कि मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कभी ना कभी अपने एकेडमिक करियर में चीटिंग ज़रूर करते हैं। तो आपको इनमें से क्या नहीं करना चाहिए चीटिंग को रिड्यूस करने के लिए? तो सबसे पहला वो कह रहा है कि आप कोलैबोरेशन को एनकरेज करो, यानी कि आप ग्रुप्स में काम करवाओ बच्चों से, ताकि उनकी एंजाइटी कम हो जाए, ताकि उनको ये डर ना लगे कि मेरे मार्क्स ना कम हो जाए। नेक्स्ट, रिड्यूस द फोकस ऑन ग्रेड्स एंड प्रोवाइड द मटेरियल फॉर स्टूडेंट विच दे मस्ट बी फैमिलियर। नहीं, वो कह रहे हैं कि आप बच्चों का ग्रेड्स पे से ध्यान ही हटवा दो, बच्चों का ग्रेड्स पे से ध्यान ही हटवा दो और उनको ऐसा मटेरियल दे दो जो ऑलरेडी उनको पता है चीज़ें, ठीक है। तो जो चीज़ उनको पहले से ही पता होंगी उसमें वो सीखेंगे क्या, ठीक है। तो आपको ऐसा मटेरियल तो ज़रूर आपको प्रोवाइड करना चाहिए, पर बच्चों को सीखने का मौका भी तो देना चाहिए ना आपको। तो ये चीटिंग ना करवाने के लिए अच्छा मेथड नहीं है। Clear guidelines on what constitute cheating accompanied by consequences that when imposed will deter other students due to severity। तो ये तो ठीक है कि अगर आप चीटिंग को कम करना चाहते हो तो बच्चों को अच्छे से समझाओ कि अगर आप चीटिंग करोगे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। Ensure students are well prepared for assignments and tests। ये चीज़ का आप ध्यान रखो कि बच्चे टेस्ट वगैरह के लिए अच्छे से प्रिपेयर होके आ रहे हैं। अगर वो प्रिपेयर नहीं है तो आप टेस्ट को थोड़ा पोस्टपोन भी कर सकते हो, ठीक है। सो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? सेकेंड। नेक्स्ट है, adolescents tend to be highly self aware and have a sense of their identity। वो कह रहे हैं जो adolescents हैं उनको अपने बारे में सभी इन्फॉर्मेशन भी होती है और अपनी आइडेंटिटी को लेके क्लियर भी होते हैं। तो बिल्कुल गलत है। जब हम छोटे बच्चे थे हमें अपने बारे में कुछ क्लियर था? बिल्कुल क्लियर नहीं था। हम तो कंफ्यूज रहते थे कि भाई मैं हूँ कैसा, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, या मैं एम्बीवर्ट हूँ, या मेरे को क्या पसंद है या मुझे क्या पसंद नहीं है। हम तो पीयर्स के पीछे लगते थे, जो दोस्त कर रहा है वही हमको भी करना है ना। तो एडोलेसेंट्स तो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें कोई क्लैरिटी नहीं होती। एडोलेसेंट्स टेंड टू डेवलप एबिलिटी टू सी रिलेशनशिप्स एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिफिकल्टी। वो कह रहे हैं जो एडोलेसेंट्स होते हैं वो रिलेशनशिप्स जो है उनको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, और प्रॉब्लम्स जितनी कॉम्प्लेक्स होती रहेंगी, जितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती रहेंगी, उतना वो उनको सॉल्व करने की टूवर्ड्स जाते रहेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ये वाला तो ठीक है स्टेटमेंट कि हाँ बच्चे धीरे धीरे करके सीखते हैं चीज़ों को। तो फोर्थ आपका आंसर ठीक हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव टीचिंग, इनमें से बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है आपकी टीचिंग की, ये आपको बताना है। सो इग्नोरिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट्स, ये तो गलत है। आपको बच्चों के बीच के डिफरेंस को इग्नोर नहीं करना है। कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है, कौन सा बच्चा थोड़ा वीक है, आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको पढ़ाना पड़ेगा। इंटेलिजेंट बच्चे को आप उसके तरीके से पढ़ाओगे, उसके फास्ट पेस के अकॉर्डिंगली पढ़ाओगे, उसको वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क दे रहे हो आप और उसकी प्रैक्टिस करवा रहे हो उसके हिसाब से। जो स्लो स्टूडेंट है उसको आप होमवर्क दोगे लेकिन उसके हिसाब से दोगे, लेवल बाय लेवल इंक्रीज करोगे उसके लिए। जो भी उसको प्रॉब्लम आ रही है उसको आप समझने की कोशिश करोगे, अपने इंस्ट्रक्टिव मेथड्स को चेंज करोगे, ठीक है। तो डिफरेंसेस आपको समझ में आने चाहिए बच्चों के। एडिक्वेट रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, तो बिल्कुल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी आपके पास होने चाहिए। ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स जो हैं वो आपको नहीं फॉलो करने हैं, यानी कि जो पहले से चलता आ रहा है उसको मत यूज़ करो। क्रिएटिव वेज ऑफ टीचिंग को यूज़ करो, ठीक है, नए तरीके लेकर आओ। रिजिड अडेरेंस टू करिकुलम गाइडलाइंस, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, आप गलत है सॉरी, कि आपको सिर्फ करिकुलम से ही टिक कर रहना है। नहीं, आप करिकुलम के अलावा भी बच्चों को पढ़ा सकते हो, ठीक है, उन्हें मॉरल चीज़ें सिखा सकते हो, या फिर जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उसके अराउंड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो भी आप उनको बता सकते हो। सो आंसर आपका क्या होना चाहिए, सेकेंड हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपको कुछ दे रखे हैं, ये अगेन आपका प्रीवियस ईयर है, ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, पहले आ चुका है सेम क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी आप देख लोगे इसको, आंसर इसका क्या बैठेगा। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, कोलैबोरेटिंग विद पीयर्स, शेयरिंग आइडियाज़ एंड पर्सपेक्टिव। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, डिस्कशन फोरम, ठीक है। जब आप अपने पीयर्स के साथ शेयर कर रहे हो अपने आइडियाज़ वगैरह, इनको आप डिस्कशन फोरम के ऊपर कर सकते हो। रिसीविंग इंस्टेंट फीडबैक ऑन क्विजेज एंड असेसमेंट, ट्रैकिंग प्रोग्रेस एंड परफॉर्म, तो ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म हो गए, आपको फटाफट फीडबैक मिल रहा है, क्विजेज मिल रहे हैं आपको, वहाँ पे असेस किया जा रहा है, असेसमेंट प्लेटफॉर्म्स हो गए। असेसिंग कोर्स मटेरियल्स एंड असाइनमेंट्स, तो बिल्कुल LMS जो होता है वहाँ पे आपको सारे मटेरियल वगैरह मिल जाता है आपका। पार्टिसिपेटिंग इन लाइव ऑनलाइन क्लास सेशंस, ऑनलाइन क्लास सेशंस के अंदर जब आप आते हो तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ठीक है, तो इसको आप मैच कर सकते हो। अब देखो इसके लिए आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, ये तो सिंपल सी चीज़ है, आप कर सकते हो खुद से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, इनमें से क्या सही नहीं है पॉजिटिव टू स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप के बीच में। अ टीचर हु पनिशेस स्टूडेंट्स फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, तो पॉजिटिव नहीं है ये। अ टीचर हु प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद पॉजिटिव फीडबैक एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, तो बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक उनको देता है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देता है, यानी कि किस तरीके से आप, मतलब वो पॉजिटिव वे में उनको क्रिटिसाइज करता है कि बेटा आपने ये गलती कर दी है, आप इसको इस तरीके से ठीक कर सकते हो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अ टीचर हु फोस्टर्स ओपन कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, तो ये तो अच्छा पॉजिटिव हो जाएगा। टीचर हु ह्यूमिलेट्स हिज और हर स्टूडेंट्स, तो ये गलत हो जाएगा कि हाँ भाई ये तो नेगेटिव चीज़ है, ये नहीं करना चाहिए, टीचर को ह्यूमिलेट नहीं करना चाहिए, अपने स्टूडेंट को परेशान नहीं करना चाहिए। टीचर हु इग्नोर्स द नीड्स एंड कंसर्न्स ऑफ स्टूडेंट, तो ये भी नेगेटिव में चला जाएगा आपका। तो आंसर क्या बैठेगा, A, D एंड E, सेकेंड ऑप्शन। आगे बैठते हैं। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ रखा है स्वयं, यूडेमी, स्किल शेयर, खान अकेडमी। अब ये सब तो आप मेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हो। स्वयं जो आपका पोर्टल है वो क्या है, यूडेमी क्या है आपका, स्किल शेयर क्या है, देन खान अकेडमी क्या है। सो स्वयं क्या है, स्वयं पे आपको फ्री कोर्सेज जो है वो मिल जाते हैं अलग अलग इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के। यूडेमी आपका क्या है, यूडेमी पे आपको पेड कोर्सेज तो हैं ही यूडेमी पे, ऑन क्रिएटिव एंड एंटरप्रेन्योरल टॉपिक्स, पेड कोर्सेज ऑन वेरियस टॉपिक। तो यूडेमी जो है उस पर आपके पेड कोर्सेज रहते हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। जो स्किल शेयर है वहाँ पे आपको क्या मिलता है, पेड कोर्सेज ऑन क्रिएटिव एंड एंटरप्रेन्योरल टॉपिक्स, वहाँ पे आपको क्रिएटिव या एंटरप्रेन्योरल टॉपिक्स के ऊपर वो मिल जाती है, प्रेजेंटेशन टाइप मिल जाता है स्किल शेयर पे। देन खान अकेडमी, वीडियो लेक्चर्स एंड इंटरेक्टिव एक्सरसाइजेस फॉर K-12 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे खान अकेडमी के ऊपर आपको क्या मिल जाता है, वीडियो लेक्चर्स और इंटरेक्टिव चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो इनको आप मैच कर सकते हो, आपका आंसर जो है वो बैठ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होती है, जब आप एक ग्रुप में सीखते हो, यानी कि आप जब सब लोग मिल के, बच्चे जब आपस में मिल के एक दूसरे के साथ सीखते हैं तो उसको आप कोलैबोरेटिव लर्निंग कहते हो। टीचर असाइंस इंडिविजुअली अ रीडिंग असाइनमेंट टू टेक नोट, नहीं, इंडिविजुअली कुछ नहीं है यहाँ पे, कोलैबोरेटिव, सब मिल के काम कर रहे हैं।
टीचर गिव्स लेक्चर ऑन अ टॉपिक एंड स्टूडेंट टेक्स इंडिविजुअली, नो, इंडिविजुअली तो है ही नहीं यहाँ पे कुछ। टीचर असाइंस होमवर्क टू कंप्लीट इंडिपेंडेंटली, नो। टीचर असाइंस अ ग्रुप प्रोजेक्ट, ग्रुप में जो काम करने को आपको दिया जा रहा है वही कोलैबोरेटिव लर्निंग में आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑफ अ टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन। अब अगर टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन है यानी कि जिसमें टीचर का रोल एक्टिव है, उसके क्या ड्रॉबैक है वो आपको बताना है। इट कैन बी मोर एंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव फॉर स्टूडेंट, तो ये ड्रॉबैक तो है नहीं, ये गलत हो गया। इट कैन लिमिट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये ठीक है कि जो बच्चा है उसकी क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग रुक जाती है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो टीचर कर रहा है, बच्चे को करने का मौका नहीं मिल रहा। इट प्रमोट स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ डायरेक्शन, तो ये भी नहीं है। इट इज़ मोर एफिशिएंट एंड सेव्स टाइम, ये भी नहीं है। आंसर आपका क्या बैठेगा? सेकेंड। इन विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट adolescents can think, reason and analyze beyond the realm of concrete experiences। तो वो कह रहे हैं कौन सी ऐसी स्टेज है, ये पियाजे का है। अब देखो यहाँ पर आपके आ रहे हैं ना, सेंसरी मोटर, कॉन्क्रीट ऑपरेशन, फॉर्मल ऑपरेशन, प्री ऑपरेशन। वो कह रहे हैं अब ऐसी कौन सी स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जिसमें जो स्टूडेंट, जो एडोलेसेंट है, जो बच्चा है, वो अच्छे से सोच सकता है, रीज़न कर सकता है, चीज़ों के बीच में वो एनालिसिस भी कर सकता है। तो ऐसा कौन सा बच्चा होगा जो 11 साल से बड़ी उम्र का बच्चा है, वही ये सारी चीज़ें कर सकता है, जो सोच सके, चीज़ों के बीच में रीज़न ढूंढ सके कि क्या चल क्या रहा है, उस चीज़ को अच्छे से समझ सके। 11 साल का बड़ा बच्चा ही कर सकता है, तो वो फॉर्मल ऑपरेशनल हो जाएगा। नेक्स्ट, Mr. Jackson wants to create a multimedia lesson on the solar system for his students। तो कौन सा उसको टूल यूज़ करना चाहिए, तो ये भी आपको वहाँ पर लिस्ट में मिल जाएगा। मल्टीमीडिया लेसन का क्या मतलब है, जिसमें आप अलग अलग तरीके का मीडिया, ऑडियो, वीडियो, इमेज, ये सब यूज़ कर सकते हो, तो वो नियर पॉड के ऊपर पॉसिबल है, तो नियर पॉड यूज़ कर सकते हो आप। नेक्स्ट, a relationship in which a less experienced learner acquires knowledge and skills under the guidance of an expert। जब आप किसी एक्सपर्ट से कोई चीज़ सीखते हो, अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है पर आप उस फील्ड के एक्सपर्ट से कोई चीज़ सीखते हो, उसको आप अप्रेंटिसशिप कहते हो, ठीक है। सो दिस इज कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप। असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू एनहांस लर्निंग। वो कह रहे हैं आप असेसमेंट जो करते हो किसी चीज़ की, यानी कि बच्चे ने जो सीखा है उसको जब आप देख रहे हो कि उसने ठीक से सीखा या नहीं सीखा, वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के ऊपर बेस्ड होती है। यानी कि आप जो बच्चे को फीडबैक दोगे कि बेटा आपने ये बिल्कुल ठीक किया था, बहुत अच्छा, इसको आगे से ध्यान, इसको आगे भी आपको ऐसे ही रखना है। बेटा आपने ये थोड़ा सा गलत कर दिया था, इसको इस तरीके से आप ठीक कर लेना, ये मेथड यूज़ करोगे तो ये ठीक हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक बच्चे को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक बच्चे को देना, ताकि उसकी जो लर्निंग है वो बढ़िया हो सके। और गोल ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज टू प्रोवाइड सम्मेटिव ग्रेड एट द एंड ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। वो कह रहे हैं गोल क्या होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग का, कि बच्चों को लास्ट में जो है वो ग्रेड्स प्रोवाइड कर देना, तो ऐसा नहीं होता। असेसमेंट किस लिए की जाती है, बच्चों को सिखाने के लिए की जाती है। तो फर्स्ट इज राइट, सेकंड इज फॉल्स। अकॉर्डिंग टू द, अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ associationism of mental operation, which law states that one idea leads to another because in the past they have occurred together in terms of either time or space। वो कह रहे हैं इनमें से ऐसा कौन सा, एक देखो, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशनिज्म ऑफ मेंटल ऑपरेशन, ये आपका है प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशनिज्म, एक प्रिंसिपल है जिसमें वो कह रहा है, एक आपका आता है मेंटल ऑपरेशन का लॉ, जिसमें वन आइडिया लीड्स टू अनदर बिकॉज इन द पास्ट दे हैव अकर्ड टुगेदर इन टर्म्स ऑफ ईदर टाइम और स्पेस। एक आइडिया जो है वो दूसरे को लीड करता है क्योंकि पास्ट में वो चीज़ें टाइम और स्पेस के अंदर कभी साथ में हुई थी, ठीक है। तो वो ये चीज़ कह रहा है, तो इसमें आपका आ जाएगा लॉ ऑफ कॉन्टिग्विटी। अब ये मैं सारा आपको पढ़ा देती हूँ, यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया है। प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशनिज्म क्या होता है, जब आप दो चीज़ों को या दो आइडियाज़ को या दो परसेप्शंस को किस तरीके से जोड़ते हो, अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे जोड़ते हो, चीज़ों को एसोसिएट करते हो आपस में, उनके बीच में कुछ रिलेशनशिप जब आप फाइंड आउट करते हो, तब आप कहते हो कि प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशनिज्म है ये। सबसे पहला इसमें आता है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी क्या है, जब also known as the law of frequency or the law of exercise suggests that the strength of the association between stimuli is determined by the frequency and the recency of their co-occurrence। जब चीज़ें बार बार साथ में होती हैं और जब जितना रिसेंटली वो साथ में होती हैं, तो वो लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी के अंदर आता है, ठीक है। मतलब यानी कि जब चीज़ें आपकी
बार बार साथ में हो रही हैं, दो चीज़ें, दो इवेंट्स, दो एक्सपीरियंसेस बार बार साथ में हो रहे हैं, तो उनके बीच में आप एक एसोसिएशन, एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हो। वो लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या है? जब चीज़ें आसपास होती हैं, ठीक है, जब मतलब एक ही टाइम पर नहीं हो रही हैं, लेकिन आसपास जब वो होती हैं टाइम और स्पेस में, और जब हम उन्हें साथ में ग्रुप कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। लॉ ऑफ मेंटल टेस्ट या फिर सिमिलैरिटी, यानी कि जब दो चीज़ों के बीच में कुछ सिमिलैरिटी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनके बीच में कुछ कॉमन फीचर्स आ रहे हों, तब आप कहते हो कि लॉ ऑफ मेंटल टेस्ट है या फिर लॉ ऑफ सिमिलैरिटी है। अब वो कह रहे हैं लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी। तो लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी क्या है? जब आपके स्टिमुलस या इंटर इवेंट्स जो हैं वो साथ में होते हैं इन टाइम एंड स्पेस बिकम एसोसिएटेड विद ईच अदर। जब वो दोनों टाइम और स्पेस के हिसाब से दोनों जब आसपास होते हैं, एक दूसरे के आसपास होते हैं, तब आप लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी कहते हो। तो आपका आ जाएगा आंसर 4th हो जाएगा। सो आई होप ये जो वीडियो थी आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। आपको टीचिंग जो है समझ में आया होगा, कैसे टीचिंग एप्टीट्यूड को आपको कवर करना है। तो जल्दी मैं आप सबके लिए एक नई वीडियो जो है वो शेयर करूँगी। अब इसके बाद मैं सोच रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है बच्चों की, एक इकोनॉमिक्स की वीडियो जो है वो मैं शेयर कर दूँ, ताकि बच्चों को जो भी प्रॉब्लम हो रही है इकोनॉमिक्स के अंदर वो भी क्लियर हो सके। पेपर 1 आई गेस काफ़ी ज़्यादा हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें से आप मैक्सिमम जो है वो कर भी पाओगे अपने पेपर के अंदर अटैम्प्ट। पेपर 1 की और भी वीडियो मैं कोशिश करूंगी, अगर 1-2 वीडियोस मैं और पोस्ट कर सकूं आपके पेपर से पहले तो बिल्कुल कर दूंगी। आईसीटी से रिलेटेड, हायर एजुकेशन और पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यही आपके आई थिंक 2-3 जो है यूनिट्स रह गए हैं, बाकी तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं है करने की, क्योंकि आपको जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आप देख सकते हो, प्रीवियस ईयर में जो भी आ चुके हैं उनको आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं उन्हें सॉल्व करने बैठूँगी तो फिर आप समझ सकते हो कितना टाइम लगेगा। डेटा इंटरप्रिटेशन को आप खुद से कर सकते हैं और आप कर भी रहे होंगे अभी तक, क्योंकि पेपर तो बिल्कुल आ चुका है, अभी तक आपने वेट तो नहीं किया होगा। कॉम्प्रीहेंशन की मैंने वीडियोस काफ़ी शेयर कर चुकी हूँ, किस तरीके से आपको कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करना चाहिए वो भी आप कर लेंगे। तो हमारे पास कुल मिला के 8 यूनिट जो हैं वो बच जाती हैं, जिनमें से हम 5 यूनिट्स कवर कर चुके हैं। 3 रह गई हैं, एक आईसीटी, एक हायर एजुकेशन और एक हमारा पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो इन तीनों की मैं कोशिश करूँगी जो वीडियो है वो मैं पोस्ट कर दूँ, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट्स तो पोस्ट कर ही दूँ। अगर क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं, क्वेश्चंस मैं आपको बना के भेज दूँगी, जो पीडीएफ्स हैं वो बना के भेज दूँगी, वो आप खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट्स जो आपके आ रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं, उनको मैं एटलीस्ट डिस्कस कर लूँ आपके साथ, उसकी मैं कोशिश करूँगी। बाकी इकोनॉमिक्स की मैं एक वीडियो जो है वो पोस्ट करना चाहती हूँ प्रीवियस क्वेश्चंस पे, जिसमें आप इंडियन इकोनॉमी को भी कवर कर सकें, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में आई गेस बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, उसको भी आप कवर कर सकें, और जो बाकी डिफिकल्ट टॉपिक्स है इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिक्स, वो भी आप कवर कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो आपकी पेपर 2 पर रहने वाली है, जल्दी मैं उसको पोस्ट करने की कोशिश करूँगी। आई गेस 15th को वो पोस्ट हो जानी चाहिए, 15th नहीं तो 16th को तो वो पोस्ट हो ही जाएगी, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। सो जल्दी मैं आप सबके लिए नई वीडियो लेकर आऊँगी, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, वेल्दी एंड नर्डी, एंड डू नॉट फॉरगेट टू माइंड योर इकोनॉमिक्स। थैंक यू सो मच।